हैं तो इसकी आवश्यकता थी। करीब करीब संविधान संरक्षण मंच, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के, संगठित और असंगठित क्षेत्र के उन मजदूरों के हितों के लिए काम करता है जिनको कानूनी अधिकार है, बावजूद उनको अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं, या जिनके लिए कानूनी अधिकार बने ही नहीं, उस दिशा में काम करते हैं। यह एक ऐसा समाज है जो बड़ी मेहनत करता है, त्याग करता है, तपस्या करता है, बावजूद इसे जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में यह देखा जाए कि जब भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 के तहत इक्वलिटी बिफोर लॉ है, कानून की दृष्टि में सभी एक बराबर हैं, तो फिर इतनी असमानताएं क्यों? यह प्रश्न उठता है। यह जो लोग हैं, सफाई कर्मी, सफाई के काम में लगे लोग हैं, यह जो लोग हैं मजदूरी करने वाले लोग हैं, यह जो लोग हैं चौकीदारी करने वाले लोग हैं, लेकिन भारतीय संविधान ये कहता है कि जो मुसीबतों में काम करते हैं, कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, उनको मेडिकल फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही। आज बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों को आपके सामने रखने की जरूरत है। आखिर ये काम कैसे चले? बड़ी विचित्र सी स्थिति है इस देश में। एक ऐसी व्यवस्था खड़ी हो गई, एक लॉबी ऐसी खड़ी हो गई जो लॉबी नहीं चाहती कि वो आपको गरीब लोगों को हक मिले, गरीब लोगों को अधिकार मिले। एक ब्यूरोक्रेसी लॉबी है, और ब्यूरोक्रेसी का आलम यह है कि भारत का संविधान कहता है ये पब्लिक सर्वेंट है, ये लोक सेवक है, लेकिन वो क्या चाहते हैं? उन्होंने एक अलग ही लॉबी बना दी, ब्यूरोक्रेसी की, अफसरशाही की लॉबी। और अफसरशाही की लॉबी रात दिन सिर्फ इस काम में उलझी रहती है कि वो कौन से अतिक्रमण किए जाए जिससे गरीब लोगों को अधिकार से वंचित किया जा सके। आपके सामने समस्या है, लो वेजेस की समस्या है, कम मजदूरी पे काम करने की समस्या आपके सामने। बावजूद इसके मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिलती, और सारी फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही है। जिस फैसिलिटी के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लेबर एक्ट बनाया और उस लेबर एक्ट में निर्धारित किया कि इन लोगों को किसी भी कीमत पर अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता, बावजूद इसके ये लोग अधिकारों से वंचित करने की कोशिश कर रहे हैं। जब कभी सफाई कर्मी इस सब परिस्थितियों में हजाकत स्थिति में काम करता है और उसकी कभी भी सीवरेज में जाकर के मौत होती है, तो ये ब्यूरोक्रेसी उनको मुआवजा देने की बजाय किस तरह से मुआवजा न देना पड़े ये तिकड़म में लगी रहती। वो कहती है कि सेफ्टी इक्विपमेंट इन्होंने नहीं यूज किया, जिसकी वजह से इनको मुआवजा नहीं दिया जा सकता। उस व्यक्ति को अगर यह मालूम होता कि सेफ्टी इक्विपमेंट भी यूज किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में
परिणाम यह होता कि वो कभी इस गंदगी में काम करने ही नहीं जाता। उसके सामने समस्या इस बात की है कि उसका पेट भरेगा कि नहीं भरेगा। मात्र पेट भरने के लिए वो इन बुरी परिस्थितियों में काम करने जा रहा है। आज आलम क्या, जब लोक सेवक एक है, लोक सेवक को चाहे चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी हो, चाहे तृतीय श्रेणी का कर्मचारी हो, द्वितीय श्रेणी का कर्मचारी हो, या क्लास 1 का हो, या फिर जो IAS और IPS ही क्यों ना हो, बावजूद इसके संविधान सभी को एक ही स्थिति में खड़ा करता है। आपको पर्क्स ज्यादा मिलते हैं, हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन हमें ये पर्क्स न मिले, ये साजिश भी बर्दाश्त नहीं। और आज उन्हीं सारी परिस्थितियों के लिए काम करने की जरूरत है। यह समाज जो देश की प्रगति के लिए काम करता है, उनकी आबादी 93% है। जब NFO ने नेशनल ट्रांसपोर्ट सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने 2009 में एक आंकड़ा प्रस्तुत किया, तो उस आंकड़े के मुताबिक ये कहा गया कि करीब 46 करोड़ लोग नौकरियों में हैं, जो पेशे से जुड़े हैं, जिसमें से 2.48 करोड़ लोग संगठित क्षेत्र के हैं, बाकी के सारे असंगठित क्षेत्र के लोग। हमारी आपकी लड़ाई कमजोर सिर्फ इसलिए हो रही है कि हमने अपने लड़ाई के दायरे को कहीं न कहीं कन्फाइंड कर दिया है, और आज सरकारों ने ये तरीका बनाना शुरू कर दिया कि अब कर्मचारी यूनियन वही चलाएगा जो वर्तमान में कर्मचारी है, और वर्तमान में कर्मचारी नहीं है तो कर्मचारी यूनियन नहीं चलाता, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो वर्तमान में कर्मचारी है और कर्मचारी यूनियन चलाएगा तो उसको दबाव में लेना, हरदम में लेना, दबा करके रखना बहुत आसान हो जाएगा। भारतीय संविधान इस बात की वकालत नहीं करता। जब भारतीय संविधान इस बात की वकालत नहीं करता तो संविधान के प्रतिकूल इस तरह के नियम बनाए जाएंगे, तो उन नियमों को किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं किया जा सकता। हम लोग भारतीय संविधान को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, और जो लेबर एक्ट बना है उसी लेबर एक्ट के अनुसार चलने वाले लोग हैं। चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में IAS लागी ही क्यों ना हो, उसे ये छूट नहीं दी जा सकती कि वो उसका उल्लंघन करे। दंडित किया ही जाएगा। इस देश में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में दूसरी व्यवस्था नहीं चल सकती। अभी बात आप लोग कर रहे थे, अपील कर रहे थे कि योगी जी ये फला कर दीजिए। क्या योगी जी इस प्रदेश के सम्राट हैं? क्या योगी जी इस प्रदेश के तानाशाह हैं जिनसे हम विनती कर रहे हैं? योगी जी हमारे प्रतिनिधि हैं, और प्रतिनिधि को हमारी बात माननी ही पड़ेगी, तानाशाही नहीं कर। रूल आपको समझने की जरूरत है। लॉ इज पावरफुल वेपन। कानून से बड़ा कोई हथियार नहीं होता है, और हमने ये तय किया था पहले कि आज आप सभी को संविधान की प्रति दी जाएगी, लेकिन फिर हमारे साथियों ने ये कहा कि संविधान की भाषाएं इतनी जटिल है कि उन प्रतियों को देने से कोई फायदा नहीं है,
देश में बच्चे भी वो चीज पढ़ते हैं जो या तो उनके टेस्ट में है या तो उनके इंटरेस्ट में, और ये संविधान न तो टेस्ट में है न इंटरेस्ट में है, इसलिए उसे पढ़ना पसंद नहीं करते। तब हमारे साथियों ने ये तय किया तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को कौन कौन से कानून लाभ पहुंचा सकते हैं, कौन कौन से कानून उनके सुरक्षा को ध्यान में रख करके बनाए गए हैं, उसका संकलन किया जाएगा और सरल भाषाओं में दिया जाएगा। वो प्रेस में जा चुके हैं, बहुत ही जल्दी आपके सामने। जब आप कानून से पूरी तरह आच्छादित रहेंगे, कानून को पूरी तरह समझते रहेंगे, तो ऐसी स्थिति में लड़ाइयां तो सबकी लड़नी, और लड़ाइयों को सामूहिक रूप से भी लड़ने की आदत डालनी। यह भी सच है कि जो कर्मचारी हैं उनकी अपनी मजबूरियां हैं, और कर्मचारी अपने दायरे में रह करके ही लड़ाइयां लड़ सकते हैं। उनकी मजबूरियां भी सराखों पे, लेकिन लड़ाइयों की तिलंजाली नहीं दी जा सकती। जो सर्विस एक्ट उनका जो कंडक्ट रूल उनको फॉलो करना है, उस कंडक्ट रूल में हम कोई व्यवधान नहीं बनना चाहते। लेकिन जो लोग उनके अधिकारों में पूरी तरह से व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी बर्दाश्त नहीं किया। कहते हैं पत्थर तो रोज आते ही रहते हैं शहर में, पत्थर तो रोज आते ही रहते हैं शहर में, हाल ये नहीं कि आप ये घर छोड़ दीजिए। और ये जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं को समझने की जरूरत है। दूसरी लाइन है, आहन नहीं कि चाहिए जब मोड़ दीजिए। आहन मतलब लोहा, आहन नहीं कि चाहिए जब मोड़ दीजिए। शीशा हूं, मुड़ तो सकता नहीं तो तोड़ दीजिए। लेकिन तोड़ने की इजाजत इतनी आसानी से नहीं दी जा सकती। हम संविधान के प्रतिकूल नहीं जाएंगे, सर्विस एक्ट के प्रतिकूल नहीं जाएंगे, लेकिन किसी को इसके प्रतिकूल जाने की इजाजत भी नहीं देंगे, ये भी तहैया किया है। और आज यह बात सच तरीके से आपसे कहा जाए कि जो एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस की पॉलिसीज है, उसका लाभ आपको नहीं मिल पा रहा, लेकिन वह लाभ भी मिलता है। इंश्योरेंस का लाभ आप लोगों को मिलता है, क्यों नहीं मिलता? आईएएस को इतने पर्क मिलेंगे, जब वो जाएगा तो उसके लिए गाड़ी जाएगी, और गाड़ी का भी डीए बनेगा। गाड़ी सरकार की होगी, बीबी अलग लेकर के दौड़े, बच्चा अलग लेकर के दौड़ा, मामा अलग लेके दौड़े, ताई अलग लेके दौड़े, और हमसे ये नहीं पूछा जाता कि जिस जगह हमसे काम लिया जाता है उससे मेरा आवास कितनी दूरी पे, तू मिलते दीजिए। ये डीए कौन देगा? क्या संविधान ने इस डीए देने से मना किया है? तो जवाब दे उन लोगों का, संविधान ने किसी भी इस तरह की सुविधाओं से मना नहीं किया। अगर संविधान ने मना नहीं किया तो आप मना करने वाले कौन? और ये लड़ाई अब कानून के दायरे में रह करके लड़ी जाएगी, और कानून के उल्लंघन करने वाले लोगों को समझाया जाएगा, सिफारिश की जाएगी, गुजारिश की जाएगी। बार बार अगर उनकी आदत पड़ी रहेगी संविधान का उल्लंघन करने की, तो जरूरत पड़े तो दंड भी दी जाएगी। तमाम हो गया हमारे देश में ब्यूरोक्रेसी
जिसकी जिम्मेदारी है कि कानून और व्यवस्था का अनुपालन करना है, तो जो कानून के दायरे में रह करके काम करता है उसे सम्मान दिया जाना चाहिए, और जो कानून का उल्लंघन करता है उसे दंड दिया जाना चाहिए। परम ऐसा हो रहा है क्या? धरातल पे कुछ ऐसा है क्या? आज पुरस्कृत कौन किए जा रहे हैं? जिन्होंने लेख चोरी कर लिया दूसरे का और अपने नाम से थीसिस लिखा, ऐसे लोग ज्ञानपीठ पुरस्कार पाएंगे। ऐसे लोगों को जिन्होंने रणभूमि के जब जरूरत पड़ी, सरहद में जब जरूरत पड़ी, तो एम्स में एडमिट होकर के इलाज अपना करा रहे होते हैं, लेकिन परम वीर चक्र उनको बड़े नाम से बीइंग हैपेंड हियर। ये समस्याएं और इन्हीं समस्याओं से निजात दिलाने के लिए हम आपके सामने उपस्थित नहीं हुए, हम अपने सामने उपस्थित हुए। आप भाई हैं, बहन हैं, या रिश्ते और भी कोई होता, भाई बहन से तो आगे बढ़कर के कोई जल्दी रिश्ता होता नहीं, एक दो लोग होते हैं उससे आगे रिश्ता बढ़ता नहीं। ऐसी स्थिति में आज हम अपनों के बीच, अपने परिवार के बीच में आएंगे, क्योंकि इसी परिवार के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी कुर्बानी दी थी, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का लेफ्टिनेंट होने के नाते ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है उस कार्य को पूरा किया जाए, और उसी काम को पूरा करने के लिए आगे बढ़ने की जरूरत। साथियों, अब बेहतर जाए, पार्किंग को देना होगा, इंश्योरेंस फैसिलिटी जिनको देनी होगी, मेडिकल फैसिलिटी जिनको देनी होगी, तो कम वेतन भोगी हैं। आयुष्मान कार्ड एक नंबर पे 9-9 लाख आयुष्मान कार्ड बनेंगे, लेकिन जो असली पात्र है उनको नहीं मिलेंगे। एक जस्ट डायल का नंबर है, जस्ट डायल का नंबर है। कल्पना, आपको ये देख करके आप भयभीत हो जाएंगे कि जस्ट डायल के नंबर से 4.5 लाख आयुष्मान कार्ड बने, 4.5 लाख का एक नंबर है 990, और उससे 1,65,000 आयुष्मान कार्ड बने। 8,972 लोग पता नहीं शमशान में दफन हो गए या कब्र में दफन हो गए, लेकिन ये गुलाबी फाइलें इस बात की वकालत करती है कि आज भी उन आयुष्मान कार्ड के तहत उनके इलाज चल रहे हैं। इतना बड़ा घोटाला, ये कैसे बर्दाश्त होगा? इसीलिए यह सम्मान करने का जो कार्यक्रम रखा गया है, ये सम्मान करने का कार्यक्रम सिर्फ इसलिए रखा गया है कि जो आपके अंदर विश्वास की कमी हो गई है, जो आपको ये लगने लगे, डगमगाने लगे आप कि क्या हम लड़ाई नहीं जीत पाएंगे, वो विश्वास पैदा करने के लिए आप आज आपके बीच में उपस्थित हुए हैं कि आपको डगमगाने की जरूरत नहीं है। विश्वास रिसरेक्ट किया जाएगा और ये लड़ाई जीत करके ही तब ली जाएगी। पसंद करिए, स्वतंत्रता संग्राम की जब लड़ाई चली थी तो दुश्मन पहचाने जा सकते, लेकिन आज की लड़ाई में दुश्मन पहचाने नहीं जा पा रहे। बस इतना समझ, एक मृतक आश्रित को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्या वो मृतक आश्रित के परिवार को सुविधाएं मिल रही है? यदि नहीं मिल रही है तो इतना बड़ा अन्याय इस देश में नहीं चल पाएगा। और जिन्होंने फाइलों में तोड़ने की कोशिश की है, फाइलों को बेरंग करने की कोशिश की है, फाइलों को स्याह पन्नों में तब्दील करने की कोशिश की है, ऐसे लोगों से फिर हम कह रहे हैं
गुजारिश करना पसंद करेंगे, प्रत्यावेदन देना पसंद करेंगे। बावजूद आप अगर उसी तरह से उदासीन बने रहेंगे, उदासीनता का दंड भी देना पड़े तो दंड देना भी पसंद करेंगे। हम लोग केवल जज्बाती लोग नहीं हैं, होश में काम करने वाले लोग हैं। अगर हम भी जॉब में होते तो कहीं न कहीं डायरेक्टर जनरल इनकम टैक्स, और डायरेक्टर जनरल इनकम टैक्स बनने के लिए क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं आप बेहतर समझते। लेकिन माननीय कांशीराम जी ने जब आंदोलन में हमें शरीक किया तो उन्होंने कहा कि नौकरी करने वाले लोग बहुत ज्यादा विद्वान होते हैं, और विद्वान लोग आत्म केंद्रित हो जाते हैं, स्वार्थी हो जाते हैं, उन्हें समाज नहीं दिखता, उन्हें सिर्फ अपना परिवार दिखता, उससे आगे नहीं, इसलिए उस दायरे से आगे नहीं सकते। और जब तक उस दायरे से आगे नहीं निकला जाएगा, ये बात यही पड़ेगी। फिर आपसे बहनों भाइयों आपसे अपील करते हैं, यह जो आपका आंदोलन है, ये आंदोलन आगे बढ़ेगा। आपकी अपनी मजबूरियां हैं, इस दायरे में रहकर के आंदोलन कर रहे हैं। हमारे पास मजबूरियां नहीं है। इस आंदोलन को बृहद रूप हम देंगे और स्मारक समिति कर्मचारी जो दे रहे हैं इको गार्डन लखनऊ में धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए ये हजारों कर्मचारी जहां आज भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि के अवसर पर आज 28 फरवरी 2024 भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि के अवसर पर भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिन्होंने भारतीय संविधान बनाया, संविधान निर्माण सभा के स्थायी अध्यक्ष रहे, भारत के राष्ट्रपति रहे, प्रथम राष्ट्रपति, द्वितीय राष्ट्रपति, अद्वितीय राष्ट्रपति, भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि 28 फरवरी 2024 के दायरे में रहकर के लड़ाई, सर्विस कंडक्ट रूल के तहत सुविधाओं को हासिल करने की लड़ाई है। जिन लोगों को आज स्मारकों की सुरक्षा में लगे रहना चाहिए था, उसकी साफ सफाई में लगे रहना चाहिए था, आज वो सामने बैठे। कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं जो शिक्षक होते तो शायद शिक्षा का काम कर रहे होते, एक नई पीढ़ी तैयार कर रहे होते, जागरूक पीढ़ी तैयार कर रहे होते। लेकिन शायद यह तय कर लिया है इस सरकार ने, किसी भी कीमत पर आपको मजबूर किया जाएगा, आपके धैर्य का परीक्षण किया जाएगा। लेकिन ये बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। कहते हैं कि आज जो आलम है वह आलम ये है कि झोपड़ी कतरे शबनम को तरस जाती है, झोपड़ी कतरे शबनम को तरस जाती है, जो घटा उठती है महलों के बरस आपके जोश और आपके होश को देख करके दो लाइन जरूर कहना चाहिए कि झोपड़ी कतरे शबनम को तरस जाती है, जो घटा उठती है महलों पे बरस जाती है। आंधियां मगरूर दरख्तों को पटक जाती है, बचती है वही साथ जो खुद ही लचक जाती है। या तो लचकोगे या फिर टूट करके कहां बह जाओगे, ये कोई नहीं। ये पानी की धार, और पानी जब अपने उफान पे होता है तो न पहाड़ देखता है, न पेड़ देखता है, न कोई और अवरोध देखता है, वो अपना मार्ग बनाते हुए आगे बढ़ता है और नदियां बना करके ही दम लेता है। ये जो होश है, ये जो होश के साथ जोश है, उसी नदियों का बार बार इस बात को हम आपसे कह रहे हैं
यकीन रखिए, हमारे एक साथी तो शेर पढ़ रहे थे, रख हौसला व मंजर भी आएगा। रख हौसला व मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक के ना बैठ तू मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी है। और ये जो शुरू हुआ है आंदोलन, यह आंदोलन सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के मार्ग पे, लक्ष्य पे, गंतव्य पे की खत्म होगा, उसके पहले खत्म होने वाला नहीं। सरकारें आती हैं, जाती हैं, लेकिन किसी भी कर्मचारी के ऊपर इतने तांडव करने की अनुमति हमारा संविधान नहीं देता। बावजूद क्यों इतने तांडव किए जा रहे हैं? इस तरह का दुरुपयोग ताकतों का क्यों किया जा रहा है? हमने क्या कहा? हमारी लड़ाई की अंतिम लक्ष्य ये होगा, अब जो नीतियां बनेगी, जिन नीतियों का निर्धारण होगा, उन नीतियों का निर्धारण में सबसे पहले संगठित क्षेत्र के मजदूरों, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के हितों का फैसला होगा, तभी निर्धारण होगा, उससे पहले नहीं निर्धारण हो पाएगा। इसी बात की लड़ाई को लेकर के आगे ऐसी स्थिति में बात ज्यादा लंबा नहीं करते, हम लोग पानी के साथ आगे बढ़ते। होता क्या है कि अक्सर देखा गया है, एक्वायरिंग फैक्ट इज नॉलेज, जब हम सत्य की तलाश करते हैं तो हमारा ज्ञान बढ़ता है। इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट इज अंडरस्टैंडिंग, और जब फैक्ट की हम व्याख्या करते हैं तो हमारी समझ बढ़ाता है। अल्टीमेटली प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ फैक्ट इज विजडम, और हम इस विजडम के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। फैक्ट क्या है, उसके लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए साथियों, आप विश्वास रखिए, आप काम पे हैं और इस स्मारक के ही काम पे हैं। और मजे की बात यह है कि स्मारक प्रांगण में ही है, और जिन लोगों ने यहाँ बिठाला है, आपको दरखास्त भी देनी पड़ेगी, आपको मुआवजा भी देना पड़ेगा, आपको पर्च भी देना पड़ेगा इस सरकार। हम स्वेच्छा से नहीं बैठे, हमें बैठाला गया। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे संविधान के, हमारे सीआरपीसी की जो धाराएं हैं, आईपीसी की जो धाराएं हैं, वो इस बात की वकालत करती है कि जिस व्यक्ति ने हत्या की है वह उतना गुनाहगार नहीं है, जिसने हत्या के लिए प्रेरित किया है वो सबसे बड़ा गुनाहगार है। हम ये यहाँ बैठे हैं, ये गुनाह हमारा नहीं। हम यहाँ बैठे, गुनाह हमारा नहीं है, गुनाह उनका है जिन्होंने यहाँ बैठने के लिए मजबूर किया है, तो गुनाहगार दंडित होगा। और यही तय करना चाह रहे हैं, यही बात हम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। साथियों, पूरे प्लानिंग के साथ हम लोग इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आपके आंदोलन को, आपकी मजबूरी है कि आप दायरे में रह करके लड़ना चाहते हैं। हम तो दायरे से आगे बढ़े, क्योंकि हमें इस जीत को हासिल करना है। हमारे लिए पूरा का पूरा वो 93% अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हमारे लिए महत्व रखता है, और उसका हित हमारे लिए महत्व रखता है। इसलिए आज तो तानाशाह के मार्ग से प्रशस्त है ये सरकार। 1975 में भी एक सरकार तानाशाही के मार्ग से प्रशस्त थी। उस समय दुष्यंत कुमार त्यागी ने एक कविता लिखी थी, हम आपसे विदा होने से पहले
उस कविता को आपके सामने पढ़ना चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर गली में, हर सड़क पर, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग तो ये आग जलनी चाहिए। और आग जब जलती है तो बड़े बड़े तानाशाह को शमशान में भस्म होते हुए देखा। इसलिए हम चाहते हैं कि भस्म होने से पहले कुछ कर जाइए। एक बार एक नेताजी थे, छोटी सी कहानी आपको बता रहे हैं, इसके बाद खत्म कर रहे हैं। एक नेताजी थे, सब लोग दुखी थे उनसे। नेताजी की मौत हो गई। जब मौत हुई तो सभी लोग खुश हो गए, लेकिन वहां परंपरा यह थी कि उस लाश को अग्नि तक, मुखाग्नि तब तक नहीं दी जाएगी जब तक उनके बारे में दो शब्द न कहे जाए। अब समस्या खड़ी हो गई। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कोई ऐसा अवसर ही नहीं उपलब्ध कराया कि दो शब्द भी उसके बारे में अच्छे कहे जा सकते हो, आखिर उनके बारे में क्या कोई दो शब्द कहेगा। फिर जब सब लोग हार गए कि बोलने भाई अब कुछ बहुत देर हो जाएगी, अब किसी न किसी को बुला करके दो शब्द तो कहलाना पड़ेगा। तो पता चला कि मुल्ला नसरुद्दीन को बुला लीजिए। बोले मुल्ला नसरुद्दीन आप भी बड़े समझदार हो, आप ही दो शब्द इनके बारे में अच्छा कहो। तो मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा मुझे ये बात तो नहीं पता, लेकिन ये जो नेता थे जाने से पहले अपने पीछे चार भाई छोड़ के गए। तो सरकार में बैठे और बैठे वाले लोगों, बैठने वाले लोग, इतिहास लिखा जाएगा। और जब इतिहास लिखा जाएगा, इतिहास के पन्नों में तुम्हारे लिए कम से कम दो शब्द लिखा जा सके, ऐसा कुछ करके जाओ। और यही बात आपसे कहना चाहते हैं कि उनको ताकीद भी करना चाहते हैं, विदा भी लेना चाहते हैं, आपसे अनुरोध भी करना चाहते हैं। इस लड़ाई को पूरे विश्वास के साथ लड़िए। हम अपने घर में हैं और ये लड़ाई न रुकने वाली है, न थमने वाली है। संविधान के रक्षा के लिए और कर्मचारियों की रक्षा के लिए, कर्मचारियों के अधिकारों के लिए, जो कर्मचारी हैं, जो कर्मचारी नहीं हैं, जिनको सुविधाएं दी जा रही हैं या मिलनी चाहिए, वो सारे हमारे दायरे में हैं। उसको हम करेंगे और सभी लोगों का विश्वास बढ़ाते रहेंगे। आप सभी ने बड़ी गंभीरता से सुना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय भीम, जय भारत, सब्बा खैर, सत श्री अकाल, जय जोहार, या जिसके जो भी अभिवादन करने के तरीके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब देखते हैं जनता खबर। मैं महर्षि प्रकाश बौद्ध, महिषासुर, इको गार्डन, लखनऊ। धन्यवाद। हमारे राणा साहब जी आए, अपने मुखार बिंदों से अपने विचार रखे। मैं अपने स्मारक परिवार से चाहूंगा उनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मैं अपने स्मारक परिवार से चाहूंगा, जहां तक मैं देख पा रहा हूं, भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूर दराज तक भारतीय संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम अद्वितीय राष्ट्रपति रहे भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि 28 फरवरी 2024 इको गार्डन इसकी मर्यादा बनाए रखें। स्मारक कर्मचारी ये आपका संघर्ष है।
ये आपका जहाँ कारवा है, जनता को ये आपकी जिम्मेदारी है आप सब कि मुझे कैसे चलाना है इसको।